हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेरोल्ड पिंटर का प्ले द बर्थडे पार्टी। अब शुरू होता है एक्ट फर्स्ट। समुद्र के किनारे एक टाउन स्थित है और वहां के एक बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम में इस एक्ट का प्रारंभ होता है। बोर्डिंग हाउस के मालिक मिस्टर बॉल्स यानी कि पेटे जो है वो एक न्यूज़पेपर लेकर आते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। उनकी वाइफ मिसिज बॉल्स, जिनको मैग के नाम से जाना जाता है, वो किचन में जाती है और नाश्ता तैयार करके लाती है, जिसमें वो कुछ कॉर्नफ्लेक्स पेटे के लिए लेके आती है। दोनों कपल की अक्सर आदत ये होती है कि जब भी पेटे न्यूज़पेपर पढ़ता है तो मैग जो है वो इंक्वायरी करती रहती है कि क्या नई न्यूज़पेपर के अंतर्गत आई हुई है, और पेटे उसे आज बताता है कि इसमें एक सूचना छपी है जिसमें एक लड़की लेडी मेरी स्प्लेट ने एक बच्ची को जन्म दिया है। मैग इच्छा करती है कि काश ये एक लड़का होता, लड़की ना होती। वो किचन में जाती है और कुछ फ्राइड ब्रेड भी लेके आती है। पेटे मैग को बताता है कि पिछली शाम को बीच पर उसे दो आदमी मिले थे जो कि एक कमरा चाहते हैं उनके बोर्डिंग हाउस में एक दो रात रुकने के लिए। मैग इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होती है और वो सोचती है कि उनका बोर्डिंग हाउस जो है वो टॉप लिस्ट में गिना जाता है, इसीलिए तो विजिटर्स जो है वो उनके बोर्डिंग हाउस में आना पसंद करते हैं। वो उसे बताती है कि वो एक कमरे को पहले से ही अच्छे तरीके से मैनेज कर चुकी है, उसके अंतर्गत एक आर्म चेयर भी लगा दी है और कोई भी विजिटर आए तो उसके लिए ये तैयार है। मैं कहती है कि अब वो ऊपर उस लड़के को उठाने जा रही है। यहाँ पर जो बॉय यानी कि लड़के का जो संदर्भ है वो है स्टैनले वेबर की तरफ, जो कि अभी तक अपने ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आया है। पेटे मैग को बताता है कि टाउन के पैलेस थिएटर के अंतर्गत एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होने जा रहा है और ये जो शो है ये एक टॉक शो है जिसमें किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं है, कोई सिंगिंग और डांसिंग नहीं है, सीधा एक स्टेज शो है जिसे एक टॉक शो कहा जा सकता है। इस शो के बारे में सुनकर मैग भी अपनी इच्छा जाहिर करती है कि उसे पियानो सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली जब स्टैनले वेबर बजाता है, लेकिन वो सिर्फ बजाता है, गाता नहीं है। मैग अब ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाती है जहां कमरे में स्टैनले अभी सो रहा है, उसको उठाने जाती है। कमरे से दोनों की जोर जोर की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें हंसी और ठहाके गूंज रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ इंटीमेट सीन वहाँ पे हो रहा है और ये सीन हमारे सामने शो करता है कि स्टैनले, जिसकी उम्र 30 साल है, और मैग जो कि उससे दुगनी उम्र की है, उनका रिश्ता निश्चित रूप से थोड़ा सा जटिल है। स्टैनले वेबर के कमरे से जब मैग वापस नीचे उतरती है तो वो अपने बालों को सही कर रही है, थोड़ी सी उसकी सांस भी फूली हुई है। मैग पेटे को बताती है कि वो स्टैनले को वार्न करके आई है कि अगर वो जल्दी से जल्दी नीचे नहीं आएगा तो उसे उसका ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाएगा। अब स्टैनले जो है वो नीचे आता है। अभी तक उसने अपना स्लीपिंग सूट ही पहन रखा है, उसने शेविंग नहीं की हुई है, आंखों के ऊपर उसने चश्मा लगा रखा है। मैग उसे कुछ कॉर्नफ्लेक्स देती है और पूछती है कि ये कैसे बने हैं, तो इस पर स्टैनले जवाब देता है कि ये बहुत ही भयंकर बने हुए हैं। अक्सर स्टैनले की आदत ये है कि मैग की वो कभी तारीफ नहीं करता और उन दोनों में इस प्रकार का शरारती भाव देखने को मिलता है। अब पेटे जो है वो चला जाता है। आपको पता होगा कि पेटे जो है वो बीच के किनारे पर चेयर अटेंडेंट के रूप में काम करता है, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको चेयर अवेलेबल करवाता है। पेटे के जाने के बाद स्टैनले मैग को ब्लेम करता है कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं है, वो अपने पति को जाने से पहले एक कप अच्छी चाय भी नहीं पिला सकती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टैनले का जो बिहेवियर है मैग के प्रति वो काफ़ी शरारत भरा है। जब वो फ्राइड ब्रेड को टेस्ट करता है और मैग उससे पूछती है कि ये कैसे बना हुआ है, तो वो उसे आंसर देता है ये काफ़ी रसीला है। सक्यूलेंट वर्ड सुनकर मैग शर्मा जाती है और उसे फटकारती है कि उसे एक मैरिड वुमन के सामने ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। शायद मैग को लगता है कि ये वर्ड जो है वो उसके लिए यूज़ किया गया है। मैग उसे कहती है कि नैतिक रूप से तेरा पतन हो चुका है, तेरे को लेदर बेल्ट से कोड़े मारने चाहिए। आगे स्टैनले उसे कहता है कि उसकी जो चाय है वो भी बहुत ख़राब बनी हुई है, ऐसे लगता है जैसे ये कड़ी बनी हुई है। अब वो मैग से डिमांड करता है कि उसे भी एक नया कमरा दिया जाना चाहिए, तो इस पर मैग कहती है कि तुम्हारा कमरा बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत ही खूबसूरत जो समय है वो इस कमरे में बिताया है। यहाँ पर क्लियरली शो हो जाता है कि उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी है और मैग जो है वो उसे प्यार से कभी बॉय कभी स्टैन और स्टैनी कहकर पुकारती है। अब स्टैनले एक सिगरेट पीता है तो मैग भी एक सिगरेट पीना पसंद करती है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि मैग जो है वो एक पूरी मॉडर्न टाइप की वुमन है। मैग अब स्टैनले को बताती है कि उसे बाजार कुछ सामान लाने जाना है और शाम को दो नए गेस्ट भी आ रहे हैं।
दो नए गेस्ट के रेफरेंस पे स्टेनले काफ़ी शॉक हो जाता है। जैसा कि वो एक गिल्ट अपने साथ रख रहा है, किसी को पता नहीं कि आखिर वो अपने पास्ट में ऐसा क्या काम करके आया है ताकि वो इस लिविंग रूम में एकदम छुपे हुए भगोड़े की तरह रह रहा है। तो जैसे ही दो नए गेस्ट का रेफरेंस दिया जाता है उसे काफ़ी टेंशन हो जाती है, वो डर जाता है। वो आगे मैग को बताता है कि उसे बर्लिन के अंतर्गत एक जॉब ऑफ़र किया गया है और वहाँ से वो एथेंस की तरफ जाएगा। मैग को वो बताता है कि वो संसार के हर कोने में, हर देश में पियानो बजा चुका है। इसके चलते उसे लोअर एडमंटन नामक जगह पर एक सोलो परफॉर्मेंस का भी असाइनमेंट मिला। इस परफॉर्मेंस के लिए उसने अपने फादर को भी इनवाइट किया था, जो आ नहीं पाए थे। उस रात उन्होंने शैंपेन पी थी। लेकिन अब वो आगे बताते हैं कि किस प्रकार उसके साथ स्पॉन्सर्स ने धोखा किया था, क्योंकि जब वो अपना परफॉर्मेंस देने उस जगह पे पहुंचा तो वहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं थी, एकदम वो अकेला था। स्टेनले नहीं चाहता कि मैग अनजान लोगों को अपने बोर्डिंग हाउस में जगह दे, को थोड़ा डराना चाहता है। वो कहता है कि वो जो लोग आएंगे वो किसी आदमी की तलाश में आ रहे हैं और वो अपने साथ वैन के अंतर्गत एक व्हील बैरो यानी कि एक ठेला लेके आएंगे जिसमें वो उस आदमी को लेके जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये है पड़ोस की लड़की लुलू, जो कि एक पार्सल के साथ एंटर होती है। मैग जो है वो मार्केट चले जाती है। लुलू ने एक पार्सल ले रखा है जो कि मैग ने स्टेनले के लिए खरीदा था। लुलू स्टेनले को कहती है कि इसे अभी नहीं खोलना है। स्टेनले चाहता है कि लुलू उसके साथ कहीं बाहर भाग जाए, लेकिन लुलू जो है वो उसके लुक से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है, क्योंकि वो शेविंग करे नहीं रहता है और पूरे दिन चश्मा लगाए रखता है। लुलू को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि स्टेनले सारे दिन चश्मा पहने रहता है। अब गोल्डबर्ग और मकेन की एंट्री होती है बोर्डिंग हाउस में। स्टेनले जो है वो मिरर में उन दोनों को देख लेता है। अपना चश्मा पहनकर वो किचन के दरवाजे से बाहर चला जाता है। मकेन जो कि गोल्डबर्ग का असिस्टेंट है, वो अभी तक कन्फ्यूज है कि क्या वो उचित स्थान पर आए हैं या नहीं आए, क्योंकि इस बोर्डिंग हाउस पे किसी भी प्रकार की नेम प्लेट नहीं लगी हुई है। लेकिन गोल्डबर्ग उसे आश्वस्त करता है कि वो एकदम सही स्थान पर आए हैं। गोल्डबर्ग उसे कहता है कि वो ऐसे रिलैक्स फील करे जैसे वो अपने हॉलीडेज स्पेंड करने यहाँ पर आया है। अब गोल्डबर्ग को अपने वो पुराने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब उसका अंकल बार्नी उसे अक्सर सी साइड पे हर शुक्रवार को ले जाया करता था। उसका अंकल जो था वो एक ऑलराउंड पर्सन था और एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे विश्व से प्रेम करता था। एक फ्लॉलेस ड्रेसर के रूप में भी उसे जाना जाता था और बेसिंग टॉक के अंतर्गत उसका एक बड़ा घर था जहाँ पे पूरी कम्युनिटी उसकी रिस्पेक्ट करती थी। जब मकेन अपने न्यू जॉब के प्रति अपने डाउट शो करता है तो गोल्डबर्ग उसे एडवाइस देता है कि उसे ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। वो बताता है कि उसके अंकल ने हमेशा उसे सिखाया है कि एक जेंटलमैन का हमेशा यकीन करना चाहिए। उस जेंटलमैन के जो शब्द होते हैं वही काफ़ी होते हैं, किसी प्रकार की वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। गोल्डबर्ग उसे आगे बताता है कि जब कभी भी वो बिजनेस के लिए जाता है तो अपने साथ पैसे कभी नहीं लेके जाता। उसका नाम जो है वही काफ़ी है ट्रांजैक्शन के लिए। हालांकि जब उसका छोटा बेटा जब भी उसके साथ जाता था तो वो थोड़ा सा चेंजेस लेके ज़रूर जाता था ताकि वो एक न्यूज़पेपर खरीद सके जिसमें अपनी MCC की जो टीम है उसका स्कोर वो जान सके। मैग भी बाजार से वापस लौट चुकी है और वो उन दोनों विजिटर्स का वेलकम करती है। वो उन्हें बताती है कि आज स्टेनले का बर्थडे है। हालांकि स्टेनले ने किसी को अपने बर्थडे के बारे में मेंशन नहीं किया था। गोल्डबर्ग इस पर सुझाव देता है कि इसके लिए तो उन्हें स्टेनले के लिए एक पार्टी अरेंज करनी चाहिए और वो बताता है कि मकेन अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और उसके लिहाज से किसी भी पार्टी की जो शॉल है वो मकेन अक्सर रहता है। गोल्डबर्ग कहता है कि आज की पार्टी के लिए शराब की व्यवस्था वो खुद अपनी तरफ से करेगा। गोल्डबर्ग पार्टी का टाइम डिसाइड करता है जो रात का 9 बजे होता है। हालांकि स्टेनले इस बात से इनकार करता है कि उसका जन्मदिन नहीं है, लेकिन मैग जो है उसे एक बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक स्मॉल टॉय ड्रम है। हो सकता है मैग ने सोचा है कि स्टेनले जो है वो म्यूजिक पसंद करता है, इसलिए उसके लिए बेहतर गिफ्ट ये टॉय ड्रम ही होगा। स्टेनले इसे अपनी गर्दन के चारों ओर डाल लेता है और टेबल के चारों ओर चक्कर लगाकर इस ढोल को बजाता रहता है। इसी के साथ पहले एक्ट का समापन हो जाता है।